Okay. So variable registers in which electric resistance value can be adjusted, है ना। मतलब इसके पहले जो हमने फिक्स्ड रजिस्टर्स पढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि वहां पे हम लोग एक बार रजिस्टर्स को क्या कर दिया है, यूज कर लिया है, तो बाद में उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, राइट। मतलब उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे थे, उसका जो भी वैल्यू था उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। सो वेरिएबल रजिस्टर्स इज एन एसेंस एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, राइट। मतलब नॉर्मली जैसा एक वर्क होता है वैसे ही आपका ये भी क्या करता है, एज एन रेस्ट्रिक्टिव एलिमेंट की तरह ये भी क्या करता है, आपका वर्क करता है। गॉट इट। अब ये वाला जो वेरिएबल रजिस्टर्स है इसको हमने 3 टर्मिनल्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो 3 टर्मिनल्स या इनको हम बोल सकते हैं 3 पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है, पता ही होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा आई थिंक। हाँ पोटेंशियोमीटर, हाँ थर्मिस्टर हाँ और कार्बन टाइप पोटेंशियो। हाँ, करेक्ट। सो जो फर्स्ट होता है जिसमें आपका पोटेंटोमीटर है, उसमें क्या होता है कि ये जो टर्मिनल्स है वो आपके किसी भी फंक्शंस एज अ वेरिएबल, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, एज अ फंक्शन उसको हम कॉल करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ओके। और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, तो उस कंट्रोल को हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं इंस्टेड बाय मैकेनिकल एक्शन। सो ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। मतलब एक में हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल या जिसको हम बोलते हैं कि टर्मिनल्स वगैरह यूज करके उसको हम कंट्रोल करते हैं, और एक को हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोल करते हैं विदाउट मैकेनिकल एक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है। सो बेसिक अगर एक डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज वेरिएबल रजिस्टर डेफिनेशन, सो द रजिस्टर डेफिनेशन इज अ रजिस्टर ऑफ विच द ओमिक रेजिस्टेंस वैल्यू, जहां पे आप उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट करते हो। ओमिक वैल्यू मतलब वही इलेक्ट्रिक की वैल्यू, हाँ। तो आइदर आप उसको कैसे कर सकते हो, मैकेनिकली यूज कर सकते हो, आई मीन मैकेनिकली उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो जिसको हम मैकेनिकली कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर या फिर रियोस्टेट बोलते हैं। और अगर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं या एडजस्ट करते हैं उसको हम डिजिटल पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ओके। मिस्टर सॉरी, A resistor that is like mechanically controlled. कौन सा? The variable resistor that is mechanically controlled उसका मैकेनिकली कंट्रोल मतलब कि आप कोई डिवाइस यूज करके या आप कोई पर्टिकुलर वहां पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज करके आप जब उसको कंट्रोल कर रहे हो तब हम उसको मैकेनिकली बोल रहे हैं। और डिजिटल मतलब जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको यूज कर रहे हो, कुछ आपने सेंसर यूज कर लिया या आपने कुछ ऐसा मीटर यूज कर लिया जो आपका स्क्रीन पे या आपके अकॉर्डिंगली आपके प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली पोटेंशियोमीटर बोलेंगे, जहाँ पे डिजिटल पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। ओके। अब ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये क्या होता है, आपका मोस्ट कॉमन वेरिएबल रेजिस्टर्स है, और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो रेजिस्टिव करते हैं डिवाइडर, एंड टिपिकली यूज टू जनरेट अ वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, ये क्या करेंगे आप, जैसे इनका यूज करोगे तो यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल सिग्नल जनरेट करके देगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो पोटेंशियोमीटर है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। सो जब ये सिग्नल आपको कब मिलेगा, जब आप इसको कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस वहां पे अवेलेबल हो। मतलब जैसे एम्पलीफायर हो गया, है ना, आप वॉल्यूम का या ऑडियो वॉल्यूम आप कंट्रोल करते हो, है ना। तो अगर वहां पे एम्पलीफाई नहीं होगा तो आप कैसे कंट्रोल करोगे उसको,
एम्पलीफायर वहां पे जरूरी है। ओके, सो जैसे एम्पलीफायर, आपने एम्पलीफायर कंट्रोल यूज किया, तो एम्पलीफायर कंट्रोल यूज करोगे तो कैसे हो जाएगा कि इसका जो डिस्टेंस और एंगल से उसके बीच का मेजरमेंट होगा, उसके जो बीच के सर्किट्स हैं जहां पे वो यूज हो रहा है उसको भी वो क्या करेगा, हैंडल कर पाएगा। तो जब ये वेरिएबल रजिस्टर्स आप यूज करते हो किसी को भी ट्यून या फिर उसको यूज करने के लिए, उसका कोलैबोरेशन करके यूज करने के लिए, तो ये सर्किट में वो जो वोल्टेज है या वो जो उसका प्रेशर है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट, एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके, कि आपको कितना पोर्शन उसका चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, उसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, सो इसका हम यूज करते हैं कब, जब आप स्मॉल पोटेंशियोमीटर यूज करते हो माउंटेड ऑन सर्किट, सर्किट बोर्ड पे आप उसको माउंट करते हो और उसके बाद आप उसका यूज करते हो, और इसको एडजस्ट करके स्क्रू ड्राइवर के साथ या उसके साथ आप इसका क्या कर सकते हो, इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इजीली आपके एक इस पे क्या हो जाता है, यूज होने वाला डिवाइस हो जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर में भी आपको क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें आपको क्या बोला है, एक तो कार्बन टाइप का पोटेंशियोमीटर है और सेकेंड वन इज वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर। तो कार्बन, ओके, सो कार्बन टाइप का क्या होता है, किसी को पता है कार्बन टाइप पोटेंशियोमीटर? कौन बताएगा कार्बन टाइप पोटेंशियोमीटर? किसी को भी नहीं पता? मिस अगर देखें तो बेसिकली जितने भी पोटेंशियोमीटर होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर हाँ कार्बन टाइप पोटेंशियोमीटर में सिर्फ एक ही फर्क है, क्योंकि ये जो इसका वाइपर होता है, इसके अंदर का वाइपर, हाँ। इसमें सर्कुलर कार्बन रेसिस्टिव ट्रैक यूज होता है। हाँ, मतलब आप उसको, जैसा हमने कार्बन का जिसको एक हम लोग ऐसा लेयर जैसा बोलते हैं ना समटाइम्स, वो उस टाइप का यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? केवल सितेश ही आंसर करने वाला है क्या, और कोई नहीं आंसर करने वाला है? और कोई बताओ जल्दी से। ओके, तो जैसा अभी हमको इसने आंसर दिया कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप बात करोगे किसकी, कार्बन टाइप पोटेंशियोमीटर की, तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेटल पॉइंटर होता है, जो वहां पे एक आपके डिवाइस में एक मेटल पॉइंटर होता है, उस मेटल पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, उसका वाइपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइपर होता है ये मूव करता है सर्कुलर कार्बन रजिस्टर ट्रैक पे। तो जैसे ही वो मूव करेगा, मतलब आपका जब भी वो वाइपर मूव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेजिस्टेंस होगा या उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिव होगा, वो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, मतलब उसको कंट्रोल करने का वर्क करेगा। तो बस ये एक डिफरेंस होता है कि वहां पे मतलब कौन से इसमें, कार्बन टाइप में हम वहां पर एक क्या होता है, वाइपर होता है जो क्या करेगा, मूव एंड मूव ऑन करेगा। ओके, जैसा इसने आंसर दिया आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको शिफ्ट करोगे, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग पे क्या करता है कि उसका जो बैकलाइट पीस होता है उस पे कुछ वैल्यूज वहां पे क्या होती है, यूज होती रहती है। तो जैसे ही आप उसको यूज करोगे तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी मेजरमेंट है वो वहां पे आपका आता रहता है। तो ये होता है आपका कार्बन टाइप पोटेंशियोमीटर में। आया समझ में? ओके,
नाउ वायर वाउंड में क्या होगा? वायर वाउंड में क्या होगा? मैम ये बैकलाइट क्या होता है? बैकलाइट, बैकलाइट मतलब वहां पे एक कार्बन का पीस रहेगा रेजिस्टिव करने के, मतलब आपका जब वाइपर क्या होगा, मूव करेगा ना, तो वाइपर के मूव करने के कारण वहां पे उसके बैकलाइट में एक पीस होगा जो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए, मतलब कितना उसका कैलकुलेशन हुआ है या कितना उसका मेजरमेंट हुआ है वो लेने के लिए वहां पे एक पीछे आपके लिए बैकलाइट रहेगा। तो वो उसको क्या करेगा, जब जैसे वो मूव होता रहेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो वैल्यू है वो वहां पर आपका दिखता जाएगा उस पर्टिकुलर डिवाइस पे। तो वो क्या मीटर जैसा है कुछ? हाँ, मीटर जैसा। ओके। मैम आपने वायर बॉन्ड पूछा ना? हाँ, वायर बॉन्ड। इट्स लिटरली मतलब जो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है थ्रू वायर, लाइक हाँ प्रिंटर एंड कंप्यूटर, जो हाँ वायर से कनेक्ट किया जाता है। एंड और भी जो हाँ, डिवाइसेस होते हैं जो वायर थ्रू वायर कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं वायर बॉन्डिंग या वायर बॉन्ड। करेक्ट करेक्ट। मतलब कि जैसे आप किसी भी रजिस्टर्स को वायर के थ्रू क्या कर रहे हो, या वेरिएबल रजिस्टर्स को आप क्या कर रहे हो, सिंपली उसको वायर के थ्रू यूज कर रहे हो, या आप उसको वायरली बेस्ड उसको जब आप कंबाइन करते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर्स बोलेंगे। और इसमें जो हम सबसे ज्यादा पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं वायर बाउंड में, वो आपका होता है कौन सा, रीहोस्ट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो रीहोस्ट आपका कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस की, एक सेकेंड, हाँ। मैम थर्मोनिक हाँ, एंड अल्ट्रासोनिक बॉन्ड होता है ना किसका? वायर बॉन्डिंग में? आपने जब भी एग्जांपल दिया सर्किट बोर्ड्स में भी आता है, हाँ, तो थर्मोनिक एंड अल्ट्रॉनिक होता है ना मे बी। हार्मोनिक एंड, हाँ, लेकिन हम इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कंबाइन करने के लिए हम लोग उसी का यूज करेंगे। उसके जो कंस्ट्रक्शन रहेगा या जिसमें हमें करंट और पावर का लोड का जो कंपोनेंट होता है वहां पे हम लोग उसको ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए हम लोग रियोस्टेट कंस्ट्रक्शन ज्यादा यूज करते हैं, ऐसा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियोमीटर और जो रियोस्टेट्स होते हैं वो एक जैसा ही वर्किंग करता है, उनके फंक्शनल जो मटेरियल होता है, सॉरी, जो फंक्शनल वेज भी होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, कि आप उसके नॉब को टर्न करो तो आपका जो करंट वोल्टेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्किट में, वो आप क्या कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इस इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब हम वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्टली रियोस्टेट का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो रियोस्टेट में क्या होता है कि उसका कंट्रोल थोड़ा सा जो होता है वो ज्यादा अच्छे से हम लोग यूज कर पाते हैं। ये जो कनेक्शन टाइप होता है सीरीज में होता है लोड के साथ में, तो आप उसको एक सीरीज में यूज करके, और उसका जो रेजिस्टेंस है या उसका जो मैक्सिमम पावर है वो भी कैसे होता है, सफिशिएंट होता है, और उसके लोड के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब आप इसको यूज कब करते हो, कि जब आपका जो आप ट्यूनिंग करते हो करंट डिलीवर्ड टू अ लो इम्पीडेंस कंपोनेंट पे, तब हम उसको यूज करेंगे। और डायमर्स, मोटर कंट्रोल, इसमें हम सबसे ज्यादा रियोस्टेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट में। बट जब हम लोग वायर बाउंड की बात करेंगे तो वो वी मोस्टली यूज रियोस्टेट। ओके, यहाँ तक समझ में आया?
Sorry ma'am, I just joined now. Could you please tell what we are doing right now? Okay. यहाँ पे अभी हम CS2 का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे ड्रॉप किया था वहीं से हमने उसको स्टार्ट किया है। अभी हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? वेरिएबल रजिस्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। वी जस्ट फिनिश्ड दैट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं? अदर रजिस्टर्स। तो अदर रजिस्टर्स में आप कौन कौन से रजिस्टर्स यूज कर सकते हो? अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें दो चीजें और ऐड हो गई है। क्या यूज कर सकते हो आप उसमें? डायोड और ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हो, राइट? तो स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स भी आपके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? एक्टिव रजिस्टर्स बोलते हो, ठीक है? तब इनमें कौन कौन से आते हैं? थर्मिस्टर आता है। थर्मिस्टर के बारे में पता है किसी को? थर्मिस्टर के बारे में जो पता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू में हाँ, क्या मैम, रेजिस्टेंस की वैल्यू में टेम्परेचर के साथ में उसको चेंज कर सकता है दिस थर्मिस्टर। हाँ, मतलब टेम्परेचर को चेंज कर सकता है, बट आपका जो मतलब जो रजिस्टर जो नॉन लीनियर फॉर्मेट में है, उसका जो टेम्परेचर है वो उसको क्या कर पाएगा? वेरी कर पाएगा। बट चेंज इन रजिस्टर इन नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। गॉट इट? तो इसको हम, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जब भी कोई बहुत ज्यादा कंडक्टर जो होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा वेरी स्मॉल चेंज शो करता है आपके रेजिस्टेंस में, तो बट थर्मिस्टर क्या करता है? उसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको एक तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है या फिर उसको डिक्रीज कर देता है। गॉट इट माई पॉइंट? तो जहां पे आप एनटीसी और पीटीसी वैल्यू आपने फाइंड भी किया होगा, आई थिंक फिजिक्स में, प्रैक्टिकल्स में, है ना? तो ये एनटीसी और पीटीसी वैल्यू आपको कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। ओके हमारा प्रैक्टिकल्स होने वाला है। हाँ, तो उसमें आई थिंक उसमें आपको होगा आगे एनटीसी एंड पीटीसी वैल्यूज। ओके ओके मिस। चलो, तो जब क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो हम क्या करते हैं? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जब भी मैं एनटीसी और पीटीसी बोल रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं? सो एनटीसी का फुल फॉर्म होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना? और एनटीसी क्या होता है कि जब आपका रेजिस्टेंस एंड इफ इट इज इंक्रीज, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे, दैट इज पीटीसी। तो ये जो थर्मोनिस्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हम लोग यूज करते हैं। और यूज क्यों करते हैं? टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। तो टेम्परेचर कंट्रोल जहाँ पे होगा, टेम्परेचर का कॉम्पनसेशन जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, वहां पे हम लोग इस डिवाइस को क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इन शॉर्ट, आया समझ में थर्मिस्टर के बारे में? यस मिस। ओके एक्चुअली ये सब ये आपको कुछ में लिखा हुआ रहेगा ना, इसमें, आप जो नोट्स भेजेंगे वो हाँ लिखा हुआ रहेगा ना ये सब मतलब? हाँ हाँ, ये सब लिखा हुआ रहेगा। और अगर आपको नहीं भी लिखा हुआ मिलता है उसमें ना, तो आपने जो फिजिक्स में पढ़ा है ना, या आप जो फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, या फिजिक्स की बुक में जो दिया होगा, वो भी अगर आप लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, दोनों का चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? वैसे तो लिखा हुआ रहेगा सब कुछ, पीपीटी में मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं मिलता है, तो आप आपके फिजिक्स के इसमें से भी आप उसको लिख सकते हो, अगर आपको आपके पास है तो, ठीक है? वरना तो मैं दे ही दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको इसका पीपीटी नहीं मिलेगा, आपने पढ़ा है इसलिए मैं आपको इसका पीपीटी प्रोवाइड नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। चलो, सो नेक्स्ट करते हैं।
थर्मिस्टर के बाद आता है आपका कौन सा आता है, लाइट डिपेंडेंट LDR रजिस्टर्स, एलडीआर। क्या होता है एलडीआर? मीन्स एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है जिसमें हाँ रेजिस्टेंस का काम होता है लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज से हाँ इंक्रीज करना। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसको हम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स भी बोलते हैं या फिर फोटो कंडक्टिव सेल भी बोलते हैं। तो एक पेसिव कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिसीविंग लाइट ऑन द कंपोनेंट सेंसिटिव सरफेस। ओके, जैसे वो आपके लाइट डिजिटल वॉच होती है ना जैसे आपकी, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस पे भी यूज करते हो, है ना, मतलब जो जैसे आपके क्लॉक में हुआ 9:30, तो वो पूरा पहले वो सब 00 वाले ही फॉर्मेट में रहते हैं, बट जैसे ही 9:30 उसमें डिस्प्ले होता है तो केवल 9 और वहां पे 30 ही आपको डिस्प्ले होता है ना। देखिए कभी आपने डिजिटल वॉच ध्यान से देखिए, तो मतलब वो केवल उसी उसी पोर्शन पे लाइट को यूज करते हैं जहां पे वो दिखना चाहिए, है ना। Yes. तो जस्ट लाइक दैट कि जहां पे आपका पैसिव कंपोनेंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिसीविंग लाइट ऑन द कंपोनेंट सेंसिटिव सरफेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलडीआर बोलेंगे। आया समझ में एलडीआर? या Can you explain it again? या एलडीआर मतलब क्या होता है कि इज अ फोटो रेजिस्टर इज अ पेसिव कंपोनेंट जो क्या करता है, डिक्रीज रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिसीविंग लाइट ऑन द कंपोनेंट सेंसिटिव सरफेस। आया समझ में? Okay, miss. ओके, Um, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, एलडीआर बोलते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट है वीडीआर। वीडीआर क्या होगा? मीन्स VDR इज अ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। इसमें हाँ रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को वेरी वेरी और वेरी वही वही करना। इसको हाँ, हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी बोलते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, हाँ, और इट हैज अ नॉन लीनियर, और यहाँ पे हम नॉन ओमिक करंट वोल्टेज या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सिमिलर होती है डायोड के थ्रू, तो हम डायोड के जैसी मतलब, तो वहां पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है उसको वेरी करके उसको जो कंट्रोल करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, वीडीआर के थ्रू करते हैं। सो voltage dependent register is a non-linear registers in which resistance is made variable to voltage. Okay, got it? अब यहाँ पे भी आप दो टाइप के क्या यूज कर सकते हो, वीडीआर यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड एंड द सेकेंड वन इज मेटल ऑक्साइड वीडीआर। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? yes, ma'am. ओके, एक 2 मिनट होल्ड करना, हाँ।
नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर्स। तो रेजिस्टर्स के बाद अब हमें क्या पढ़ना है, कैपेसिटर्स पढ़ना है। अगेन आई थिंक कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा। क्या होता है कैपेसिटर्स, क्या होते हैं? चार्ज स्टोर करने वाले। क्यों यूज करते हैं? इसके अलावा भी कोई आंसर्स दो यार। मतलब सितेश को छोड़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी आंसर कर सकते हैं। आर्य, अभिनव, आदित्य, उसके बाद अपूर्व, अन्वित, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स यार, आंसर करो प्लीज। जिगर, काव्या, कृष, लक्ष्य, मुक्ति, निहाल, मृणाल, मेघ। मिस कैपेसिटर, सॉरी, मिस हाँ आपने कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स पूछा है। कैपेसिटर्स हाँ। सर बट कंप्लीट कर ली। आप तो आंसर मत करो, बट 5 मिनट्स वेट करो। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स आंसर ही नहीं कर रहे हैं। capacitors like the way the ones that we use in science and all. So basically they store some amount of energy to like boost the actual output of energy. सॉरी एक्चुअली यार, वॉइस इज नॉट क्लियर रुद्र, एक बार फिर से। Some capacitors like as in those that we use in fans and all. ओके एंड In fans at least I know this much that they like they boost the actual output of power that is being delivered to the fan. ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन एल्स? या अब सितेश आप आंसर कर सकते हो। मिस कैपेसिटर सेकंड इम्पोर्टेंट पैसिव कंपोनेंट है। हाँ। इसका यूज इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक मतलब कुछ भी, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें किया जाता है। हाँ, मतलब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स आप क्या करते हो, जो एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको आप क्या कर रहे हो, स्टोर करके रखते हो, है ना। यूज टू स्टोर दैट पर्टिकुलर एनर्जी या दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम चार्जिंग का कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। और बाद में इसी स्टोर्ड एनर्जी को आप क्या करते हो, बाद में डिलीवर कर देते हो इन द पार्ट ऑफ डिस्चार्जिंग, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होता है, ये कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज को कर सकता है, मतलब उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक ही वो एनर्जी को क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। और इसीलिए वो स्टोर करके रखता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है हमने, कैपेसिटर्स रखा है, राइट। सो ये भी आपके फिक्स्ड और वेरिएबल टाइप्स में आपको अवेलेबल है। सो इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम किस में करते हैं, कैपेसिटी का मेजरमेंट किस में करते हैं, किस में करते हैं? अरे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। इस वाली कैपेसिटी का जो मेजरमेंट है वो किस में करेंगे हम? फराड। हाँ, फिर इतना टाइम क्यों लगा बोलने में? चलो फराड। ओके, सो यहाँ पे ये चीज होती है किससे रिलेटेड, कैपेसिटर्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होती है, कैपेसिटर जो होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है, फॉर्म होता है टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के थ्रू, है ना। मतलब इसका डायग्राम अगर पैरेलल शो प्लेट करूं, कैपेसिटर, सॉरी, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हो? हाँ Okay. मतलब वो कैसे टाइप में होता है, मतलब वो कैसे यूज होता है, तो वो मैं आपको बता रही थी।
ओके एक सेकेंड, हाँ एक्चुअली मैं इसका एक डायग्राम ये कर रही थी, तो बट वो मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो हम लोग इसमें ही समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या हुआ है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो कैसा होता है आपका, एक सेकेंड, हाँ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कैपेसिटर का, और इसको हम बनाते हैं या इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू मेटल और मेटलाइज्ड फॉइल प्लेट्स के साथ। जहां पे आप जो प्लेट रखोगे वो जो डिस्टेंस होता है उस प्लेट का वो कैसा होता है, पैरेलल होता है ईच अदर। ओके, विद द कैपेसिटेंट वैल्यू इन फैरेड्स, और जो कि ये फिक्स होता है ना, इसका जो एरिया ऑफ द कंडक्टिव प्लेट्स होता है वो कैसा रहता है, फिक्स होता है, और जो डिस्टेंस होता है उनके बीच का वो उनको क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है। मतलब दो पैरेलल प्लेट्स आप ऐसे यूज करोगे और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो, या उन दोनों प्लेट्स को आप कैसे रखोगे, पैरेलल रखोगे ईच अदर। गॉट इट माई पॉइंट? सो अल्टरनेटिंग एनी टू ऑफ दिस वैल्यूज, ये क्या करते हैं, आफ्टर द वैल्यूज ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, और इसका जो फॉर्म होता है, जो इसका बेसिस ऑफ ऑपरेशन होता है उस वेरिएबल कैपेसिटर्स का, वो कैसे होता है, उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वे है कि आप उसको प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स आप उसको पैरेलल अरेंज करके यूज करो, या फिर आप उसकी जो वैल्यूज होती हैं इनमें से दो भी किसी वैल्यू को अल्टर करके भी आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर उस वेरिएबल कैपेसिटर्स के ऑपरेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपके कैपेसिटर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो देखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका एक मैं आपको बता दूं कि इसका एक ये भी है, देखो ये डायग्राम है आपका। तो ये बता रहा है कि कैसे उसने जो सोर्स है, जो वोल्टेज और जो कैपेसिटेंस उसने यूज करके रखा है, उसका एक उसने इलस्ट्रेटिव डायग्राम भी वहां पर शो किया है। ओके, समझ में आया? आया समझ में? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्या मैम? ये आपका होता है कुछ कैपिटल, मतलब जो अभी हम पैरेलल देख रहे थे वो कुछ इस टाइप से होता है कि आप प्लेट्स को क्या करते हो, पैरेलली उसको अरेंज करते हो। और एक होता है आपका डाइइलेक्ट्रिक ऑफ अ कैपेसिटर। तो डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर कैसे होंगे कि यहाँ पे जो प्लेट्स होंगे, कंडक्टिव प्लेट्स होंगे, और उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रखते हैं। मतलब अनदर फैक्टर विच इफेक्ट्स द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस इज द टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बीइंग यूज्ड। ओके, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल में कैसा था, हम उस दोनों प्लेट्स को पैरेलली अरेंज कर रहे थे, बट यहाँ पे हम पैरेलली अरेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, या उसमें स्पेसिंग करेंगे ओवरऑल जो उसकी साइज होगी उसके अकॉर्डिंगली। गॉट इट माई पॉइंट? क्या मैम? सो यहाँ पे ये होता है आपका कैपेसिटर्स। ओके, अब आपकी जो बुक है उसमें आपको दिया हुआ है कि उसका डिस्चार्जिंग कैसे होता है, एंड आफ्टर दैट उसका आप लोग यूज कैसे करने वाले हो, है ना? यस मैम।
ओके, सो अगेन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपका कैसा रहेगा वो भी आपको बुक में उन्होंने शो किया हुआ है। सो जैसा अभी हमने देखा कि क्या होगा कि आपका कैपेसिटर्स क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्या करके रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। अब वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब आप उसको यूज करते हो, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो वो कौन से फॉर्म में चला जाता है, आपका डिस्चार्जिंग फॉर्म में चला जाता है ना। मतलब जस्ट लाइक आपने क्या किया, आपका लैपटॉप चार्ज करके रखा और बाद में क्या किया, आपने उसका पूरा चार्जिंग यूज कर लिया, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे आप नॉर्मल सेल का यूज करते हो, रिमोट सेल कहो या फिर आपका कोई भी सेल जहाँ पे आप सेल का यूज करते हो, तो उसमें जितना एनर्जी सेव किया हुआ है, आप उस टाइम पे क्या करते हो, उसको यूज कर लेते हो, राइट। आफ्टर दैट वो क्या हो जाता है, आपका डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैपेसिटर में जो एनर्जी था वो आपने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होगा, या डिस्चार्जिंग जैसा भी होगा, जो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर रहेगा वो मतलब आपका जो डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस, राइट, एज इट इज आपके आपका जो वहां पे डायग्राम है उसमें दिया हुआ है कि वो कैसे वहां पे उसको डिस्चार्ज कर रहा है, राइट। Chris, तो हाँ, कुछ आपके तरफ से बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, लाइक बहुत लाउड नॉइज आ रहा है। या एक सेकेंड हाँ। ओके, सो कैपेसिटर्स में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो वो होगा थ्रू अ रजिस्टर, राइट। तो कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे कि सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और जिसको हमने सीरीज के साथ क्या करके रखा हुआ है, उसको यूज करके रखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कैसे हो रहा है कि जब यहाँ पे आपका की प्रेस होगा, तो जो कैपेसिटर जो रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट करेगा। सो जब भी आपका चार्जिंग रनिंग में रहेगा, मतलब जब आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, या इन टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई रहेगा, ये जो करंट है वो क्या रहेगा, उस सर्किट के थ्रू उसका जो कैपेसिटर का जो चार्ज है, जिसको हम क्यू बोल रहे हैं, वो उसके साथ क्या रहेगा, होता रहेगा, यूज होता रहेगा। मतलब वो आपका जो कैपेसिटर है वो आपका क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है विद द एनर्जी। ओके, मतलब वो एनर्जी के थ्रू आपका क्या हो रहा है, चार्ज होता रहेगा। ओके, अब इसमें डिस्चार्जिंग भी कैसे होगा, जैसे ही आपकी एक की रिलीज हो जाएगी, मतलब जब वो फुल हो गया, चार्ज आपका जितना उसकी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, चार्जिंग कर लिया। आफ्टर दैट आप जैसे ही उसको क्या करोगे, किसी की को रिलीज करोगे, तो वो
रिलीज करने से क्या होगा कि आपका जो सर्किट है वो वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वहां से आप उसकी एनर्जी को क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। और वो एनर्जी यूज कर ली तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा इटसेल्फ थ्रू आर। गॉट इट माई पॉइंट? तो आपका जो करंट होगा वो किसी भी टाइम पे आप जब भी उसको यूज कर रहे हो तो ड्यूरिंग एनी टाइम वो क्या होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। आया पॉइंट समझ में? तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है? ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा आपको बोर लग रहा होगा, है ना, क्योंकि आप फिजिक्स में भी वही पढ़ रहे हो, फिर अगेन कंप्यूटर साइंस में भी वही पढ़ रहे हो, है ना? नो मैम, बोरिंग नहीं, बट फिजिक्स में हम लोग इतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं जितना हम लोग CS2 में पढ़ते हैं बस। सॉरी, जितना आप डिटेलिंग में? CS2 में हम लोग जितना डिटेल पढ़ रहे हैं उतना इतना फिजिक्स में नहीं। ओके ओके, वाई? बट ये कॉन्सेप्ट आई थिंक फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से दिए हुए होंगे आपको। Because of हाँ मैम, numericals and all डिस्चार्जिंग एंड this, चार्जिंग no? आप पढ़ रहे हैं। ओके ओके, नो 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 प्रॉब्लम। चलो, नाउ द नेक्स्ट इज आरसी टाइम काउंटर। क्या होता है आरसी टाइम कांस्टेंट? It's a interesting term related from the timer circuits. हाँ, तो टाइमर सर्किट्स पे ये कैसे काम करेगा? हमें अप्लाइड वोल्टेज पे एक मतलब पर्टिकुलर चार्ज लेगा हाँ एंड बैटरी वोल्टेज के हिसाब से डिलीवर्स मींस लाइक कैपेसिटर्स के भी जैसे होते हैं वैसे कुछ कंट्रोल रहेगा इसके भी। हाँ हाँ, मतलब दोनों का कहने का मतलब सेम है, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दोनों का कहना ये है कि बेसिकली ये जो आपका आरसी टाइम टाइम कांस्टेंट है ये हम लोग किसके लिए यूज करने वाले हैं? बेसिकली आपने अभी क्या किया कि हमने कैपेसिटर्स देखे, तो हमने कैपेसिटर्स में दो टर्म्स पढ़ी थी, राइट? फर्स्ट टर्म क्या था कि उसका चार्ज होना, और द सेकेंड वन इज उसका डिस्चार्ज होना, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो और आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, है ना? तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि अब यहाँ पे चार्ज तो हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है, लेकिन वो कितने टाइम में चार्ज हो रहा है और कितने टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है ये कौन बताएगा? ये हम लोग कैसे मेजर करेंगे? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि आपने एक बार उसको कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना, तो जब वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो वो कितने टाइम में उस एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और सेम एज वो कितने टाइम में उस एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहा है, राइट? तो ये कौन से कितने टाइम में करेगा? तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, जिनको हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, या उस रिलेशन को हम मेंशन करते हैं इन द टर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट के टर्म में। गॉट इट माय पॉइंट? तो टाइम, Yeah, ma'am. जो टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, या टाइम कांस्टेंट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है T विच इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय C। ओके, सो वह जो T रहेगा ये तो आप कैलकुलेशन से, मतलब R मल्टीप्लाई बाय C से आप उसको क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। और जो आपका वैल्यू ऑफ, अब ये जो टी रहेगा, मतलब जो टाइम की अभी हम बात कर रहे थे, तो वो टाइम की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी? तो वो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स पे, राइट? कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगी। आया मेरा बात समझ में? Yeah, ma'am. गॉट इट माई पॉइंट? चलो, तो दैट मीन्स अगर एक कैपेसिटर क्या कर रहा है आपको, 5 म्यू एफ है ये, हाँ, इसको म्यू समझना अभी आप, हाँ, ओके। सो मतलब माइक्रोफैराड ना? हाँ, म्यू एफ, हाँ। अगर ये चार्ज हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है, सॉरी, 20 ओम का, ठीक है? ओम का साइन यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं ओम लिख देती हूँ, ठीक है? सो सॉरी, 2 ओम, ठीक है? तो अब क्या करना है, तो अगर हम इसको निकालेंगे
किससे, इतना चार्ज हम उसको कर रहे हैं और कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस से हम उसको कर रहे हैं। थ्रो किसके थ्रू कर रहे हैं, तो 10 वोल्ट की बैटरी का यूज करके हम उसको यूज कर रहे हैं। तो देन वन टाइम कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे टाइम कांस्टेंट, आपको क्या करना है, वन टाइम कांस्टेंट है, राइट। तो जब आप टी का यूज करोगे यहाँ पे, मतलब आप टी का यूज करके आर मल्टीप्लाई बाय सी करोगे, तो यहाँ पे आर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आप किससे करोगे, 10⁻⁶ से करोगे, 6 अगेन 5 × 10⁻⁶ से करोगे, -6 वो -6 हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, सेकेंड्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो इन योर सेकेंड फॉर्म, तो उतना टाइम आपको क्या रहेगा यूज, मतलब वो फैक्टर रहेगा आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, या मैम। चलो, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के कैपेसिटर्स हम लोग यूज करते हैं। एक पैरेलल होता है, हाँ, एक पैरेलल में होता है और एक किसमें होता है, आपका सीरीज में होता है, ठीक है। तो जब हम सीरीज में लिखते हैं, हाँ बोलो बोलो, कोई कोई किसी को कोई डाउट था? हाँ, तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में आपका कैसा रहता है, हम जो कैपेसिटर्स का यूज करते हैं वो इस फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, 1/C⁵ अगर वहां पे 5 टाइम कांस्टेंट है तो, हाँ मैम हाँ, मैम इट्स 1/C पाई नॉट रेस्ट टू द CF पावर 5 इक्वल है टू वो C⁻⁵ कैपेसिटर है। सॉरी, मिस C5 एक्चुअली नहीं होगा, उधर होगा कैपेसिटर सीरीज में। हाँ, कैपेसिटर सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, कि कैपेसिटर्स हम दो फॉर्म में यूज करते हैं। फर्स्ट होता है आपका सीरीज फॉर्म एंड सेकंड वन होता है आपका पैरेलल फॉर्म। तो जब हम सीरीज कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो इस टाइप में चलता है। C⁵ कैसे है मतलब? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि C⁻⁵ नहीं, वो उसका सब्सक्रिप्शन में मिस जाता वो है ना 5। कैपेसिटर सीरीज है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो ये जब आपका 5 टाइम कांस्टेंट वैल्यू होगा या 5 टाइम कैपेसिटर आप यूज करोगे, तब वो वहां पे हम ऐसा लिखेंगे कि CS यहाँ पे आप, एक्चुअल मतलब आप कैसे लिखते हो मैं आपको बता देती हूँ, मैं लिख के ही बता देती हूँ। 1/CS, राइट, फिर आपका रहता है 1, कहाँ गया वो, हाँ, /C1, फिर प्लस रहता है 2, 1C2, लाइक दैट। आया समझ में? और ये आपका पैरेलल में कैसे रहेगा, इस टाइप से रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा। तो ये 1 कैपेसिटर हो गया, ये 2 कैपेसिटर हो गया। ऑल राइट। तो यहाँ पे जब भी आपको जैसे आपको 5 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर दिया है गेट्स चार्ज, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, 1 टाइम में, है ना, 5 टाइम में वो 5 कांस्टेंट को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है और साइमल्टेनियसली वो डिस्चार्ज भी कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5 लिया है, हाँ, वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगर बात करेंगे पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे CP होता है, ठीक है, वो सीरीज के लिए S था और यहाँ पे पैरेलल का P। तो CP कैसे होता है, ये पैरेलली फॉर्म में चलेगा, C1 प्लस C2 प्लस, लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं पैरेलल फॉर्म में, तो हम कैपेसिटर को इस टाइप से लगाते हैं। ये रहता है आपका C1 और ये रहता है आपका C2। गॉट इट? ये आपका पैरेलल फॉर्म होता है। आया समझ में? या मैम।
तो बस आपको अगर कैपेसिटर्स कौन से फॉर्म में है वो देखना है, और फिर अकॉर्डिंग टू दिस आपको उसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया सबको समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. चलो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो टाइप ऑफ कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपेसिटर है, और सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो है आपका वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो फिक्स्ड कैपेसिटर्स में क्या क्या होगा? फिक्स्ड कैपेसिटर में भी आपके बहुत सारे टाइप है, जैसे पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, पॉलिएस्टर कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा वाला, पेपर वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो पेपर का जो कैपेसिटर होता है वो कैसा होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है किसका, पेपर कैपेसिटर्स का, वो होता है दो फॉइल शीट को हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में उसको प्रिपेयर करते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द अ पेपर। ठीक है, सो या फिर जिसको ऑयल पेपर बोलते हैं, या फिर थिन वेक्स्ड वाला पेपर होता है वो हम यूज करते हैं। सो हम क्या करते हैं, थिन फॉइल्स या फिर पेपर का एक रोल बनाते सिलेंड्रिकल शेप में, और उसको एक इनक्लोज करते हैं प्लास्टिक कैप्सूल्स के साथ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो टू थिन फॉइल्स होती हैं उस पेपर की कैपेसिटर को उसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं एक्सटर्नल लोड के साथ। और इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम पेपर का यूज करते हैं बिटवीन टू फॉइल्स ऑफ कैपेसिटर। आ रहा है समझ में? जैसे कोई जैसे फॉइल्स लगी है ना, तो इनके बीच में हम पेपर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब पेपर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, अदर मटेरियल भी हम लोग इनके बीच में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मटेरियल जैसे प्लास्टिक्स के हो गए, वो भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो पेपर का जो कैपेसिटर का रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.001 टू 2.00 माइक्रोफैराड तक होता है। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, विच इज अप टू 2000 वोल्ट। गॉट इट माई पॉइंट? ऐसे पेपर कैपेसिटर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। कौन सा इस पेपर कैपेसिटर? पार्ट? पेपर कैपेसिटर, हाँ, यहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं पेपर कैपेसिटर का, तो यहाँ पे हम फॉइल्स का यूज करते हैं। तो ये फॉइल की जो शीट होती है ना, जब हम उनको, मतलब आपका ये जो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा ना, तो यहाँ पे दो फॉइल यूज होंगी, है ना। तो उन दो फॉइल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, या तो पेपर का यूज करते हैं, या फिर ऑयल्ड पेपर, या फिर थिन वेक्स्ड वाला पेपर होता है उसको यूज करते हैं, और उसको उसके बीच में, मतलब इन दो फॉइल्स के बीच में हम उनको क्या करते हैं, सेटअप करते हैं इन सिलेंड्रिकल शेप में। और यहाँ से ऊपर से उसको बंद करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए हम लोग प्लास्टिक कैप्सूल्स का यूज कर लेते हैं, ऐसा। आया समझ में? ओके मैम। या ओके, नेक्स्ट इज माइका कैपेसिटर। तो माइका कैपेसिटर आपका क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ मैं निकाल लेती हूँ, ओपन अप कर लेती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। ओके, सो ये जो कैपेसिटर होते हैं ये किसके ग्रुप में आते हैं, नेचुरल मिनरल्स, या फिर जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर माइका कैपेसिटर, इनका यूज करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो यहाँ पे हम दो टाइप के माइका कैपेसिटर्स को यूज करते हैं, विच आर क्लैम्प्ड कैपेसिटर और सिल्वर माइका कैपेसिटर। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो क्लैम्प्ड जो होता है, जो क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर होता है वो कंसीडर होता है
ऑब्सोलेट की तरह बिकॉज ऑफ देयर इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, उसके कुछ खुद के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके थ्रू। और जो सिल्वर माइका कैपेसिटर्स होता है उनको हम प्रिपेयर करते हैं, माइका शीट को हम क्या करते हैं, कोट करते हैं मेटल के साथ दोनों साइड से, है ना, और उसको फिर असेंबल करते हैं। तो इससे हमारा क्या बनता है, सिल्वर माइका का कैपेसिटर बनता है। सो जो माइका कैपेसिटर होते हैं उसको हम यूज करते हैं, डिजाइन कॉल्स फॉर स्टेबल रिलायबल कैपेसिटर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल। तो ये छोटा सा होता है इसलिए जल्दी क्या हो जाता है, यूज होता है। तो जो माइका कैपेसिटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लो लॉस कैपेसिटर्स हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज पे हम इसको यूज करते हैं, यूज वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। एंड दिस कैपेसिटर जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं केमिकली और इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, क्योंकि हम इसको कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। सो दैट्स वाई। तो ये जो होता है इसका टिपिकली एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो मोस्ट कॉमन यूज है इसका, किसका, माइका कैपेसिटर का, वो हम करते हैं आपका जो मस्कोटिव और जो फ्लोटोग्राफिक जो माइका होता है उसमें यूज करते हैं। तो ये जो मस्कोटिव माइका होता है ये बेटर होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के लिए, या और अदर माइकास जो होते हैं जहाँ पे हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वहां पे इसको यूज करना ज्यादा कंफर्टेबली हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे। गॉट इट? आया समझ में आपको? Yeah, ma'am. Yes, miss. ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, हम लोग ये खत्म कर लेते हैं आज, इसके टाइप्स ऑफ आपके टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पॉलिएस्टर। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रोलिक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स कैसे होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट आपको है नहीं शायद ना, पॉलिएस्टर ma'am. कैपेसिटर है शायद। एल्युमिनियम में पॉलिस्टर है। ओके, हाँ वही मैं भी पॉलिएस्टर ही देख रही थी एक्चुअली। चलो पहले सिरेमिक देख लेते हैं। तो सिरेमिक कैपेसिटर्स क्या होते हैं, जो सिरेमिक मटेरियल से जिसका बनता है जो कैपेसिटर, और जिसको हम डाइलेक्ट्रिक एज अ डाइलेक्ट्रिक हम उसको यूज करते हैं। तो जो सिरेमिक होते हैं वो वन ऑफ द फर्स्ट मटेरियल्स होते हैं जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हो कैपेसिटर्स के, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत सारे ज्योमेट्रिक्स यूज होते हैं सिरेमिक कैपेसिटर्स के, और सम ऑफ देम आर द सिरेमिक टेबुलर कैपेसिटर होते हैं, या फिर बैरियर लेयर के कैपेसिटर्स होते हैं, उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं। ओके, और सेम एज मतलब सिरेमिक के साथ आप दो कॉमन टाइप्स के भी यूज कर सकते हो, जहां जिसको हम मल्टी लेयर सिरेमिक भी बोलते हैं, और सेकंड सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो ये भी आप वहां पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कौन सा बचा आपका, पॉलिएस्टर ना। पॉलिस्टर एंड एल्युमिनियम। हाँ, ओके, पॉलिएस्टर का एक बार मैं देख लेती हूँ, हाँ एक सेकेंड। ओके, अब आपका जो होगा पॉलिएस्टर कैपेसिटर कैसा होगा। सो पॉलिएस्टर कैपेसिटर जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपका कैसा होगा पॉलिएस्टर कैपेसिटर, कि यहाँ पे जो कैपेसिटर होंगे वो कंपोज होंगे मेटल प्लेट्स के साथ, पॉलिएस्टर फिल्म के साथ बिटवीन देम, ठीक है, और अ मेटलाइज्ड फिल्म इन डिपॉजिटेड ऑन द इंसुलेटर। ओके, सो पॉलिएस्टर कैपेसिटर की जो रेंज होगी वो होती है आपकी 1 NF टू 15 μF, एंड इट्स वर्किंग विथ वोल्टेज फ्रॉम 50 वोल्ट टू 1500 वोल्ट। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप मेटल प्लेट्स का यूज कर सकते हो या पॉलिएस्टर फिल्म का यूज कर सकते हो। हाई टेम्परेचर, इसका हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सो दे हैव हाई आइसोलेशन रेजिस्टेंस, सो दे आर गुड चॉइस कैपेसिटर। जब भी आप कोई कपलिंग
एंड और का स्टोरेज एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका सबसे अच्छा यूज होता है कि आप वहां पे कौन सा यूज कर लो, पॉलिएस्टर वाला यूज कर लो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पॉलिएस्टर कैपेसिटर्स। आया समझ में पॉलिएस्टर कैपेसिटर्स? या और एक जो होता है वो आपका होता है कौन सा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिक कैपेसिटर, है ना। सो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिक कैपेसिटर में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, एक सेकेंड सा, ओके। सो इलेक्ट्रिक सॉरी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिक कैपेसिटर में क्या होगा कि ये आपकी दो एल्यूमिनियम फॉइल और पेपर सोक इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम इसको बनाते हैं। सो जो एनोड एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो आपके एनोडाइज्ड करती है सॉरी फ्रॉम अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर से एक साइड पे, और दूसरे साइड पे हम उसको क्या कर सकते हैं, अनोडाइज्ड कर सकते हैं एल्यूमिनियम मैक्स को, जो कैथोड के थ्रू होता है। सो यहाँ पे एनोड और कैथोड जो होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं बाय पेपर सोक्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट माय पॉइंट? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो एनोड और कैथोड एक साइड अनोनाइज्ड करेंगे और एक साइड अनोइज्ड करेंगे। आया पॉइंट समझ में? यस मैम। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर रहेगी वो क्या करेगी, सर्व्स एज अ डाई इलेक्ट्रिक एंड इज वेरी थिन, जो क्या करेगी आपको हाई रिजल्ट प्रोवाइड करेगी कैपेसिटेंस का पर यूनिट वॉल्यूम। ओके और जो वोल्टेज रेटिंग्स रहेगा उस कैपेसिटर्स का वो कैसा रहेगा, डिक्रीजेस एज द कैपेसिटी इंक्रीज। ओके क्योंकि वहां पे आप थिनर डाइलेक्ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, तो जैसे ही आप क्या करोगे, वोल्टेज का रेटिंग कैसे होगा, जब आपका कैपेसिटर डिक्रीज होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये था आपका एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिक कैपेसिटर। आया समझ में सबको? यहाँ तक आया समझ में सबको? यस यस मैम। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल कैपेसिटर्स। कैपेसिटर। ओके मैम हाँ ये मैं जो प्रैक्टिकल्स का डिस्कशन हुआ था उसके लिए मैं अटेंड नहीं कर पाया था, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कंप्यूटर और वो सब प्रैक्टिकल उस दिन कॉलेज में आए थे तब की बात कर रहे हो क्या आप?